हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो बोर्ड का केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर आया है। अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए 2024-25 के लिए जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आया है उसे अपन डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, आपको 3 आवर और 15 मिनट मिलते हैं पेपर करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 56 मार्क्स होते हैं। इसमें से आपके एमसीक्यू आएंगे 20 मार्क्स, एमसीक्यू आएंगे सॉरी 9 मार्क्स के 18 क्वेश्चंस होंगे। हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 9 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। फिलअप्स आएंगे आपके 10, हाफ मार्क्स का एक फिलअप्स होगा, और 5 मार्क्स का आपका क्या होगा, फिलअप्स का जो क्राइटेरिया होगा वो रहेगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके टोटल 10 आएंगे, 1 मार्क्स के हिसाब से 10 मार्क्स के वो होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके 10 आएंगे, हर क्वेश्चन जो होगा 1.5 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स के होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 3 आएंगे, ठीक है, और तीनों में आपको चॉइस दी जाएगी, मतलब ऑप्शन में होंगे। और मतलब हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक करना होगा। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 9 मार्क्स का। और वेरी लॉन्ग जो है आपको 2 आएंगे, अगेन इसमें चॉइस मिलेगी आपको, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और टोटल 8 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल अपने 56 मार्क्स हो जाएंगे। अब जहाँ तक अपन चैप्टर वाइज नंबर की बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर आपके 6 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके 6 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स आपके 6 मार्क्स है, डीएनएफ ब्लॉक आपके 5 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 मार्क्स का है, हेलो एल्केन हेलो एरीन 6 मार्क्स का, एल्कोहल फिनोल इथर 6 मार्क्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन ये आपके पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा मार्क्स का 7 मार्क्स का है, एमीन भी आपके 5 मार्क्स का है, और बायोमोलिक्यूल भी आपके 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन से, जो कि है सेक्शन ए। अब जो सेक्शन ए है उसमें आपके एमसीक्यू आएंगे। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है, द कंपाउंड हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद में मॉलिक्यूल के नंबर कितने हैं और पहले कितने थे। तो ये सब भी क्या शो करते हैं, डिसोसिएशन शो करते हैं। तो KCl जो है K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, बोले तो ये 2 में टूटेगा, ये भी 2 में टूटेगा, ये 3 में टूटेगा, ये 2 में टूटेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन टूट रहा है, ये। तो ये 3 ऊपर रखेंगे, 1 नीचे रखेंगे, 3/1 K2SO4 का सबसे ज़्यादा आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन हैविंग मास ऑफ 20 ग्राम। तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 20 ग्राम की जगह क्या दिया हुआ होना चाहिए, 20 W/W परसेंटेज दिया हुआ होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से कराता हूँ। तो 20 W/W परसेंटेज का क्या मतलब है, 20 ग्राम तो है सॉल्यूट, 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन, और इसको माइनस करेंगे तो 80 ग्राम क्या आ जाएगा सॉल्वेंट। तो इस तरीके से अपन के पास इथाइलिन ग्लाइकॉल का भी मास है और जो सॉल्वेंट है उसका भी मास है। तो पहले अपन दोनों का मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस फॉर्मूले से निकालोगे तो 62 मोलर मास आएगा, और ये मोल आ जाएंगे। और वाटर अपन जानते हैं H2O होता है, तो H2O का मोलर मास कितना होता है 18, उससे डिवाइड करेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे। फिर जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे रखने हैं। क्योंकि अपन को इथाइलिन ग्लाइकॉल के निकालने तो इसके मोल ऊपर रख दिए, इन दोनों को ऐड करके नीचे रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में इंटरचेंज करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल नाम से क्लियर है, इसमें तो लाइट एनर्जी आ गई, तो इसलिए यही टिक करेंगे। नेक्स्ट है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो किस वजह से होती है। तो दो तरह के कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं वो आयंस के फ्लो की वजह से होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाय डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट टी, जो अपने टी हाफ जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टी हाफ जो है वो हाफ हो रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने पर। अब अपने सिलेबस में दो ही रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जो है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने का रिएजेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब टी हाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जीरो ऑर्डर की जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है, टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का इन्वर्सली होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगी, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो देखो ये सब 3 रिएक्शन जो दे रखी है वो मेटल के सरफेस पे गैसियस रिएक्शन है, और ये सब जीरो ऑर्डर होती है। ये सब रिएक्टेंट पे डिपेंड करने की बजाय इस पे डिपेंड करेगी, कंडीशन पर। जबकि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जो है वो जीरो ऑर्डर नहीं होता, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? तो अपन सब जानते हैं Mn की होती है। Mn2 जो होता है, Mn जो होता है +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आप में से किसी को ये मालूम है कि Mn किसके साथ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +7 तो शो करता है, किस कंपाउंड के साथ शो करता है और वो कंपाउंड कौन सा? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ये बताना है। मतलब एक कंपाउंड दे रखा है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर का सम करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होता है कि जितने भी उसके लिगेंड है उनके नंबर को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कराना है, इससे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो En कितने हैं? 2। En बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। C2O4 एक है और ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो 6 तो आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मेटल की, अपन क्या लिख देते हैं उसकी जगह x। En कितने हैं? 2 और एक En का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। C2O4 कितने हैं? 1 और एक का कितना होता है? -2 और इक्वल में या फिर इस तरफ ही रख दो। एक Cl है तो एक Cl का लिख देते हैं -1। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी अपने 3। ठीक है, तो 6 + 3 क्या होता है? 9। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या है? तो इस करेक्ट नेम क्या होगा? इथाइलिडीन ग्लाइकोल। देखो एक होता है जैम डाइहेलाइड और एक क्या होता है? विसिनल डाइहेलाइड। तो आप में से मुझे बताओ ये कौन सा है? जैम डाइहेलाइड है, विसिनल डाइहेलाइड? ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैटलिस्ट इन द क्लोरो एल्केन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल विथ HCl। मतलब आपको एल्कोहल से क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है, क्लोरो एल्केन बोले तो हेलो एल्केन बनाना है और इसके लिए HCl से रिएक्शन करनी है। ये कह रहा है किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? तो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कंपाउंड फॉर्म बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराने पर एस्प्रीन बनता है। याद रखना, इसकी इक्वेशन भी याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है कि आपको फिनॉल की रिएक्शन, ये लिया अपन ने फिनॉल, इसकी रिएक्शन करानी है कंसनट्रेट HNO3 के साथ। तो HNO3 के साथ करवाते हैं तो NO2 रिएक्ट करता है और कंसनट्रेट के साथ कराएंगे तो सारी ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पोजीशन पे लग जाएगा। क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनेगा, जिसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड बनाने की रिएक्शन के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अ सिंगल कार्बन। एक ही कार्बन कंटेन करेगा तो उसे फॉर्मिक एसिड कहेंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? HCOOH। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है विच कंपाउंड गिव प्लीजेंट स्मेल ऑफ सिनेमन। सिनेमन की स्मेल कौन सा देता है? सिनेमेल्डिहाइड देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कीटोन फॉर्म। कीटोन कब बनता है? अब सारे ऑप्शन अल्कोहल के बेसिस पर है, तो प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से तो एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन। टर्सरी अल्कोहल का जो डीहाइड्रोजिनेशन होता है उससे एल्कीन बनता है, प्राइमरी से वापस एल्डिहाइड ही बनेगा। तो एक ही ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल, ये रिएक्शन से कीटोन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड। ये वाला होगा, अगर इसमें अमोनिया भी दे रखी होती तो वो सबसे बाद में होती। ठीक है, इथाइल होने पर अलग ऑर्डर होता है, अब बुक में से चेक करें, दोनों का ऑर्डर दे रखा है। नेक्स्ट है एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय द रिएक्शन कॉल्ड। किस रिएक्शन से एमाइड एमीन में बदलता है? हॉफमैन रिएक्शन से बदलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्विटर आयन। एमिनो एसिड जो होते हैं वो ज्विटर आयन बनाते हैं, एक बाईपोलर आयन होता है। देखो मैं समझा देता हूँ, जैसे ये NH2, ये C, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, ये COH, ये भी एमिनो एसिड है जो ये वाला है। ज्विटर आयन बनते समय यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो एमिनो एसिड ज्विटर आयन बना सकते हैं। नेक्स्ट है अपने फिलअप। पहली है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट लॉ की जो पावर होती है उसका सम क्या होता है? तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। फिर है कि यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। तो रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट के लिए आपको याद रखना है मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकंड इनवर्स, या n की जगह आपको क्या पुट कर देना है? जिस ऑर्डर है वो ऑर्डर पुट कर देना है। जैसे सेकंड ऑर्डर तो n की जगह 2 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स रिएक्शन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर कौन सा होता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें वाटर की एक्सेस में कराते हैं तो उस पर ऑर्डर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ केन शुगर पे डिपेंड करती है, तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वेरी हाई होता है, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से स्ट्रॉन्ग एटॉमिक इंटरेक्शन होता है और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है। जिंक के केस में, क्योंकि अच्छे से सुनिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, जिंक के केस में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इस वजह से उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम होती है। इसकी ज्योमेट्री बतानी है, तो देखो Cn एक क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए DsP2 होगा। अगर इसकी जगह Cl दे रखा होता, Cl4-2 होता, तो Cl वीक लिगेंड होता, तो sp3 ज्योमेट्री होती, और sp3 होती तो टेट्राहेड्रल बनाना था, अभी DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने CH3CH2Br की Na के साथ रिएक्शन करानी है, ये एक हेलोजन एक्सचेंज है। अब हेलोजन एक्सचेंज दो होती है, स्वार्ट रिएक्शन और फिंकलस्टाइन। ये कौन सी है? फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, ठीक है, जो एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं और आयोडो एल्केन बनता है या आयोडो इथेन बनेगा। एल्कोहल का जनरल फार्मूला बताना है, तो CnH2n+1OH। अगर आप में से कोई कहे कि सर ये कहाँ से आया, तो देखो CnH2n+2 अपन सब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे हैं, ये एल्केन का फार्मूला होता है। एक हाइड्रोजन कम कर दो तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे? OH लिख देंगे। नेक्स्ट है कौन सा ग्रुप कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप होता है। द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से कौन सी होती है? स्कर्वी डिजीज होती है। कौन सा बॉन्ड प्रोटीन में बनता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। देखो ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, तो ये निकल जाएगा, फिर क्या बनेगा? CONH, जो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अब अपन लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन रो मैंगो आर केप्ट इन कंसंट्रेटेड सैलाइन सॉल्यूशन। तो ऐसा करेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें सिकुड़ जाएगी और ये पिकल्स बनाने में काम में ली जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अपन सब जानते हैं। ऑस्मोसिस कराते समय बीच में क्या लगाते हैं? SPM। एक तरफ लेते हैं सॉल्यूशन, एक तरफ लेते हैं प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट से जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है। इधर एक प्रेशर लगाएं और इस फ्लो को रोक दें, तो जो प्रेशर लगाने पे ये फ्लो रुक जाए उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड विच जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बाय ऑस्मोसिस, उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या अपन CuSO4 को आयरन वेसल में स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 10th स्टैंडर्ड रिएक्शन है, CuSO4 जो होता है उसको आयरन में रखेंगे तो आयरन उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? FeSO4 बना लेगा और Cu तो हट जाएगा। अब इसे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के हिसाब से रखेंगे और क्या लिखेंगे कि Fe एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो Cu+2 को Cu में क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, Cu+2 कहाँ से आया? CuSO4 का, उसको Cu में रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए नहीं रख सकते। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट दे रखा है सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगी। यूनिट से अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट से अपन ऑर्डर पहचान सकते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो अपन सब जानते हैं एक बुक में ग्राफ दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे दे रखा है। और फिर कैटालिस्ट लेते हैं तो एक अलग से ऐसे बना देते हैं। कैटालिस्ट क्या करता है? ये एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देता है। इसका ग्राफ भी याद करिएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लेंथेनॉइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था, वो गलत था, आयोनाइजेशन पता नहीं कुछ ही दे दिया था, तो यहाँ आयोनाइजेशन आइसोमर पूछा है। तो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर तब बनता है जब जो काउंटर आयन होता है वो एक पॉसिबल लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, तो वो अंदर आ जाएगा और एक लिगेंड बाहर आ जाएगा, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर है इसका। नेक्स्ट है एसिडिक एसिड जो है वीकर एसिड है कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, ऐसा क्यों? तो एसिड जब बनाते हैं तो H+ लूज करते हैं, ये बनाएगा CH3CO-, ये बनाएगा HCO-। अब CH3CO- में CH3 जुड़ा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट प्लस चार्ज को तो स्टेबल करता है लेकिन माइनस चार्ज को अनस्टेबल करता है, तो वो इसको अनस्टेबल करेगा और इसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर कम होगा। किसकी वजह से? इसके वजह से, क्योंकि इसमें कोई प्लस इफेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। यही अगर इस पर माइनस ग्रुप जुड़ा होता, कोई माइनस आई इफेक्ट जुड़ा होता, जैसे कि अपन ऐसे बना दे Cl3COH, अगर ये जुड़ा होता तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता इसके कंपेयर में। प्लस आई की प्रेजेंस में एसिडिक नेचर वीक होता है, माइनस आई की प्रेजेंस में एसिडिक नेचर और बढ़ता है।
नेक्स्ट है, इनको अपन को अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो देखो NH3 के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर, तो ये लॉन पेयर डोनेट कर सकता है इसलिए बेस है। अब इन सब के ऊपर भी लॉन पेयर है तो ये भी बेस है। लेकिन C2H5 जो होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, मैंने अभी बताया प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को घटाता है लेकिन बेसिक नेचर को बढ़ाता है, तो ये बढ़ाएगा, तो इसके कंपेयर में इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब ये भाई साहब है C6H5NH2 एनिलीन। एनिलीन में क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। तो NH2 के जो दो लॉन पेयर है वो अपन आगे देखेंगे, एनिलीन का अपन रिजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे इसी पेपर में। तो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से ये लॉन पेयर तो रिजोनेंस पे पार्टिसिपेट करते हैं तो डोनेशन के लिए कम अवेलेबल होता है। तो ये सबसे वीक, उसके बाद ये, और सबसे स्ट्रॉन्ग ये। नेक्स्ट है, ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा, उसका ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM, उसे क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन है कि डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का, RO का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 35 V/V सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल का, जो कि गाड़ियों में कूलेंट के फॉर्म में इस्तेमाल करता है, वो इंजन को कूल रखता है। आपको वॉल्यूम बताना है वाटर का मिलीलीटर में, एकदम सिंपल सा, अच्छे सुनिएगा। 35% V/V है, इसका मतलब 35 तो क्या हो गया, सॉल्यूट, और 100 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब क्योंकि V/V है तो 35 ml सॉल्यूट और 100 ml सॉल्यूशन। अब 100 ml में से 35 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 65 ml क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, so that the first order reaction the time taken 99.9% of reaction to be completed is 10 times of T half। यहाँ y/2 नहीं है, T half है। तो पहले अपन T निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। ये कहाँ से निकालते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर का K का फॉर्मूला होता है 2.303/T लॉग, ठीक है, ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन नीचे फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें K इधर ले आएंगे, K इधर का इधर ले आएंगे और T को इधर भेज देंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें R0 की जगह तो अपन ले लेंगे 100, और R जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी लेंगे, जितनी कंप्लीट हो गई, पीछे जो रहेगी। तो ये कह रहा है 99.9% कंप्लीट हो गई, तो 100 में से 99.9 माइनस कर देंगे 0.1, तो इधर तो रखेंगे 100 और इधर नीचे क्या लिखेंगे, 0.1। ठीक है, और फिर अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 6.909 के। अब इसको T आप से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 10 आएगा। देखो मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, आपको आराम से समझना हो तो वीडियो भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज वीडियो भी बना रखे हैं, नहीं तो PYQ वाला जो मैंने बना रखा है, एक एक चैप्टर के चैप्टर वाइज PYQ बना रखे हैं, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई आर द एलिमेंट Zn Cd और Hg नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट होने की क्या कंडीशन है, या तो ग्राउंड स्टेट में D इनकम्प्लीट होना चाहिए, या उसकी किसी ना किसी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में D इनकम्प्लीट होना चाहिए। अब जिंक के केस में जैसे Zn Cd Hg तीनों के केस में सेम होता है, मैं जिंक से समझा रहा हूँ। जिंक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10, D पूरा भरा हुआ है, और इसकी एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, उसमें भी 3d10 पूरा भरा हुआ है, इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और सेम Cd और Hg के लिए भी लगता है। नेक्स्ट है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर फ्रिक्वेंट बिटवीन एलिमेंट देन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा इसलिए, देखो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो, वो पुअर सिल्डिंग की वजह से होता है, लेकिन 5f इलेक्ट्रॉन की सिल्डिंग जो होती है 4f इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में भी पुअर होती है, इस वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इनके IUPAC नाम लिखना है, तो देखो IUPAC नाम मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर मेटल आयन का नाम, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर का हो गया। ठीक है, अगर काउंटर आयन पहले लगा हुआ है तो पहले नाम लिखना है, काउंटर आयन पीछे लगा हुआ है तो बाद में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ H2O लिगेंड है, 4 है, तो टेट्रा एक्वा, एक्वा किसके लिए, H2O के लिए, फिर Cu है तो कॉपर लिख दिया, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पीछे लिख देंगे। सेम ऐसे कैसे इसके लिए भी करेंगे। अब इसमें देखो 6 लिगेंड है, तो हेक्सा एमीन, ठीक है, और CO कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पीछे लिख दी, और पीछे देखो काउंटर आयन पीछे दिखा हुआ है तो पीछे नाम लिख देंगे, अगर यही काउंटर आयन आगे होता तो मैं आगे नाम लिखता। ठीक है, इसका भी ऐसे कैसे हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड हो जाएगा। इन सब में कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिंपल सा है, जिसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है उसकी जगह x लिख दो, और जो लिगेंड है उनके नंबर के ब्रैकेट में क्या कर दो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। ऊपर चार्ज है तो वो इक्वल में रख दो और उससे निकाल दो। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी +2, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसकी आ जाएगी +2 और इसकी आ जाएगी +3। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन मेंशन देयर प्रोडक्ट। तो पहला है देखो KOH ब्रैकेट में अल्कोहली लिखा हुआ, मतलब अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो याद रखना अगर एक्वस KOH दे या NaOH दे तब तो आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है, और जहाँ Cl है वहाँ पर OH जोड़ देना है। लेकिन अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH दे तो आपको एलिमिनेशन कराना है, वो भी कौन सा, बीटा एलिमिनेशन। तो जिस कार्बन से Cl निकालेंगे उसके पास वाले कार्बन, बोले तो बीटा कार्बन से अपन H निकाल लेंगे। तो इधर से H इधर से Cl, तो HCl निकल जाएगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। HBr अपन देखो एल्कीन पर कोई भी HX या कोई भी पोलर कंपाउंड जोड़ सकते हैं, और जनरली रूल होता है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, लेकिन अगर जुड़ने वाले भाई साहब HBr हो और पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ जोड़ना है। इस केस में नेगेटिव पार्ट Br उस कार्बन पे जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इधर जोड़ दिया। और यही अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो Br को मैं उस कार्बन पे जोड़ता जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जुड़ेगा, अच्छे से याद करना। अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से देखें मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और उनकी रिएक्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब जुड़ने वाला कौन हो, HBr, और प्रेजेंस किसकी हो, पेरोक्साइड की। अगर इधर HCl लिखा होता तो भी एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाते, यहाँ पेरोक्साइड नहीं होता तो भी एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाते। ये सिर्फ तभी लगता है जब ये दोनों साथ में हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ इथीन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो देखो सबसे पहले ये इथेनॉल लिया। अब इथेनॉल जो ये डिहाइड्रेशन होता है वो एसिड की प्रेजेंस में होता है, तो एसिड का H+ आया। ठीक है, और क्या होगा देखो ये H+ यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ये वाला एरो जो है यहाँ पे नहीं लगेगा, इसको थोड़ा सा अपन रफ कर देते हैं। ठीक है, ये एरो कहाँ लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा। देखो H+ के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर जुड़ गया। अब जैसे ये फास्ट होगा, अब जैसे ये जुड़ा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये लेकर ये खुद चला जाएगा, तो H2O पूरा निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब इस प्लस की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये H+ वापस फ्री हो जाएगा। तो जो एसिड से लिया था वो H+ वापस आ जाएगा और ये एल्कीन बन जाएगा। 3 स्टेप होंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। नेक्स्ट है नेम द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। कौन करता है, जाइमेज। अगला है नेम द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड बी। ए की वजह से होता है जीरोफ्थैल्मिया। अब विटामिन बी कौन सा, तो मैंने सारी लिख दी। B1 से बेरी, B2 से चिलोसिस, B6 से कन्वल्जन और B12 से पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताना है, लेकिन किसके बेसिस पे, सिर्फ शुगर के बेसिस पे। तो आरएनए में राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। ठीक है, अब अपना आता है सेक्शन 3 जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और उसके ऑप्शन में बाई मोलिकुलर SN रिएक्शन समझानी है। तो SN1 रिएक्शन जो होती है वो बेसिकली 2 स्टेप में होती है और उसकी ऑर्डर 1 होती है। कितनी होती है, 1, इसलिए उसे SN1 कहते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे देखो SN2 है। SN2 जो होती है वो एक ही स्टेप में होती है और उसकी ऑर्डर 2 आती है, इसलिए SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब SN1 रिएक्शन के स्टेप देखते हैं। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, ये 2 स्टेप में होती है। तो पहले स्टेप में जो हेलो एल्केन होता है उसका बॉन्ड टूटता है और एक कार्ब कैटायन बनता है और हेलोजन आयन निकल जाता है। दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा और कंपाउंड बनाएगा। पहला स्टेप जो होगा वो स्लो होता है, दूसरा फास्ट होता है, क्योंकि स्लो स्टेप पे रेट डिपेंड करती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो रेट सिर्फ इसी पे डिपेंड करी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई, इसलिए इसे SN1 रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, और जनरली 3 डिग्री वाले जो होते हैं SN1 देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रिएक्शन जो लिखी है जिसकी मैकेनिज्म मैंने यहाँ नीचे समझाई है वो 3 डिग्री वाला लिया। जहाँ तक हेलो एल्केन की बात की जाए तो आयोडो एल्केन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमो एल्केन, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो। कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहती है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है SN1 के लिए, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर CH3X। प्रोडक्ट जो बनेगा वो रेसिमाइजेशन शो करेगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस तरह की रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है,
आप रेसिमाइजेशन को भी समझा सकते हैं। देखो रेसिमाइजेशन में क्या होता है, बीच में देखो यहाँ कार्ब कैटायन बनता है जिसकी प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो OH इधर से भी जुड़ सकता है इधर से भी, तो 50% में OH इधर जुड़ा होगा 50% में इधर, तो वो रेसिमाइजेशन हो जाएगा। SN2 में क्या होता है, जैसे ये हेलो एल्केन है तो ये ऐसा नहीं होगा कि पहले Br टूट जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अप्रोच करेगा, जैसे जैसे वो अप्रोच करेगा जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा और फिर ये बॉन्ड निकल जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑर्डर रिएक्शन की रेट दोनों पे डिपेंड करेगी, ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वॉल्डन इन्वर्जन शो करेगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो Br इस तरफ जुड़ा हुआ है तो जो OH है वो उल्टी साइड में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस साइड से तो Br अलग हो रहा था तो वो दूसरी साइड से ही अटैक कर पाएगा, तो वॉल्डन इन्वर्जन होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस तरह की रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ ऑर्डर उल्टा हो जाता है, यहाँ CH3X सबसे ज़्यादा होता है, कारण होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। हेलो एल्केन का वही सीन रहता है, RI RBr RCl RF, ठीक है। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को भी लेते हैं अपन, सॉरी ऑप्शन वाले तो दोनों हो गए, 15 क्वेश्चन लेते हैं। देखो 15 में 2 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऊपर लिख दिया है और दूसरे वाले का नीचे लिखा हुआ है, तो पहले इसके क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है फिनॉल में वो मिथेनॉल के कंपेयर में, या मिथॉल नहीं है मिथेनॉल है, मिथेनॉल के कंपेयर में शॉर्ट क्यों है, तो इसका कारण देखो ये अपन ने फिनॉल बना रखा है। अब फिनॉल का जब रिजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहीं कहीं पे CO सिंगल बॉन्ड है लेकिन कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ घटती है, तो CO बॉन्ड लेंथ फिनॉल में शॉर्टर क्यों होती है, क्योंकि उसमें फिनॉल के अंदर CO बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है इस वजह से, और वो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर किसकी वजह से है, रिजोनेंस की वजह से, तो अपन ने रिजोनेंस भी बना दी। वैसे फिनॉल का रिजोनेंस इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से याद कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि COC बॉन्ड जो होता है ईथर का वो टेट्राहेड्रल से ज़्यादा क्यों होता है, तो देखो ईथर जो होता है उसमें 2 यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, ठीक है, और इन एल्काइल ये बल्कि ग्रुप है, इनके बीच में क्या लगता है, रिपल्सन, रिपल्सन से ये बॉन्ड इस तरफ और इस तरफ खिसकता है तो बॉन्ड एंगल खुल जाता है, तो क्या लिखेंगे कि ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लार्ज बल्कि ग्रुप। नेक्स्ट है कि आइसोमेरिक एल्कोहल जो होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट घटते क्यों जाते हैं ब्रांचिंग के साथ, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम रखे जाएं और ब्रांचिंग कराई जाए, जैसे एक 4 कार्बन 5 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं और एक में 5 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं और एक में और ब्रांचिंग करा दी, मैं नीचे ऊपर दोनों करा दी, तो सबसे कम इसका होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा क्यों, देखो जो जितने भी बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, और वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन जो होता है जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी सरफेस एरिया कम होता जाएगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन्डरवॉल भी वीक होगा, ठीक है। अगला देखो इसके ऑप्शन में है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल जो है मिथॉक्सीमीथेन से ज़्यादा क्यों होता है। अगेन इसका कारण है कि एल्कोहल और एल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगेन क्या है, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसकी वजह से ईथर के कंपेयर में अल्कोहल का ज़्यादा होगा। दूसरा है इथेनॉल पानी में क्यों घुलता है, उसका भी कारण हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस वाले केस में बस आपको इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाना है, इसमें इथेनॉल इथेनॉल के बीच में बना है, इसमें इथेनॉल का वाटर के साथ बनाना है, ठीक है। एक बार इथेनॉल एक बार वाटर, एक बार इथेनॉल एक बार वाटर, तो वो वाटर में घुलने का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एल्कोहल के कंपेयर में, ऐसा क्यों, तो देखो फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन बनाता है, एल्कोहल जो है एल्कोक्साइड आयन बनाता है। अब फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है रिजोनेंस की वजह से, ही अपने रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं होता, उसके 2 वजह, एक तो रिजोनेंस हो नहीं करता, एक अल्कोहल का जो R का एल्काइल ग्रुप, देखो अल्कोहल क्या होता है ROH, तो एल्कोक्साइड क्या होगा RO-, तो ये R जो है प्लस आई इफेक्ट का होता है, अभी मैंने बताया प्लस आई इफेक्ट माइनस वाले को क्या करता है, अनस्टेबल करता है, तो इसको अनस्टेबल बना रहा है, इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा। 16 क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है, आपको उसको कंप्लीट करनी है। तो ये जो पहले दे रखा है ये नाइट्रोबेंजीन है, Sn प्लस HCl में रिडक्शन होगा, आपका एनिलीन बन जाएगा, और फिर NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा।
दूसरा है एनिलीन का रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना, ये बनाना है। ये मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी कहा था। देखो इस रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में आप साफ साफ देख पा रहे हो कि दो लॉन पेयर है वो रिजोनेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच वाले स्ट्रक्चर देखो तो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ही नहीं है, और जब लॉन पेयर नहीं है तो वो उसका जो बेसिक नेचर है वो घटेगा। अपने ऊपर किया था कि रिजोनेंस की वजह से इसका बेसिक नेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है कि इसका आंसर लिखो। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और वो एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजोइक एसिड, एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बेंजामाइड बनाएगा। फिर वो क्यूएच और ब्रोमीन के साथ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शो करेगा और एनिलीन बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल। तो ये फ्यूल सेल का लेबल डायग्राम हो गया और ये उसकी रिएक्शंस हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये है कि कोरोजन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल, ये आप चाहो तो ये 2 मिनट ऐसे इसको रोक कर वीडियो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कोरोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, क्यों? तो कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्यों है कि ये आयरन है, उस पर वाटर ड्रॉपलेट लग रही है, तो ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा। एक पॉइंट एनोड की तरह, एक पॉइंट कैथोड की तरह बिहेव करेगा। एनोड पे ये रिएक्शन होगी, कैथोड पे ये रिएक्शन होगी। फिर इस रिएक्शन से फाइनली क्या बनेगा, 2Fe+2, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर रस्ट बनाता है। दूसरा था SHE का, अपन को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये SHE का डायग्राम है, आप इसे अच्छे से, ठीक है, आप इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये SHE का डायग्राम आप अच्छे से देखें। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है CH3CHO एल्डिहाइड दे रखा है, डाइल्यूट NaOH दे रखा है। एल्डिहाइड और कीटोन डाइल्यूट NaOH के साथ कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। तो पहले तो ये बनाएंगे एल्डोल और फिर H2O निकलने के बाद कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे। अब एल्डोल कैसे बनाते हैं उसको समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। ये CH3, ये C+OH, ये पहला एल्डिहाइड, इसके बाद दूसरा लिखूंगा, ये CH3 C+OH, ये दूसरा एल्डिहाइड। अब इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा और ये पूरा यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 C, ये H कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और ये O जो था उस पर अल्फा हाइड्रोजन जुड़ गया और फिर इधर बाकी का कंपाउंड जो यहाँ CH3 था उसका H तो O पे जुड़ गया, तो ये बाकी क्या बचेगा, CH2 C+OH। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये ऑल ग्रुप, तो एल्डोल बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कैसे, ये OH है, ये पास वाले H के साथ निकल जाएगा, H2O बना लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन दे रखी है अपन को, वुल्फ किस्नर रिएक्शन लिखनी है। तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्केन में। रिएक्शन किससे करवाई जाती है, NH2 से कराई जाती है। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन था उसमें था कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ करवानी थी, उससे क्या बनता है, फिर H3O+ से करवाने पर क्या बनता है। तो इसके कराने पर पहले ये बनता है और फिर इथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है वो पैटर्न से चलती है, जिसमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो MgBr है वो हमेशा वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसमें O पे जोड़ देंगे, एक O फ्री रह जाएगा और फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरी रिएक्शन है अपने वुल्फ किस्नर रिएक्शन। देखो ऊपर आई थी वुल्फ किस्नर, सॉरी ये कौन सी है, क्लेमेंशन रिडक्शन है। ठीक है, ये कौन सी है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, इससे भी एल्डिहाइड कीटोन को किस में बदला जाता है, एल्केन में। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर पूरा होता है। आप इसको रोक रोक के अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं, इसी हिसाब से आप बोर्ड का पेपर बनेगा। आप इस इल्यूजन में ना रहे कि जो ब्लूप्रिंट में कि भाई पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन आया है तो पहले चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वो फिक्स है, वो उस तरीके को फॉलो करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।